नमस्ते, स्वागत है आप सभी का ज्योत्सनास नॉलेज वर्ल्ड @पॉलिटिकल साइंस में। आज हम पढ़ेंगे अरस्तू की अध्ययन पद्धति। पहले ये जानना जरूरी होता है कि अध्ययन पद्धति क्या होती है। किसी भी विषय को जानने के लिए, उसका अध्ययन करने के लिए अपनाया जाने वाला तरीका क्या कहलाता है? अध्ययन पद्धति। यानी हम किसी भी चीज को पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उसका अध्ययन करना चाहते हैं, तो किस तरीके से करेंगे, यही अध्ययन पद्धति होती है। अरस्तू की अध्ययन पद्धति से मतलब है कि अरस्तू ने अपने जितने भी अध्ययन किए हैं, जितने भी ग्रंथ लिखे हैं, राजनीति से संबंधित जितनी भी उसने रचनाएं करी हैं, सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं, उसके लिए उसने कौन सा तरीका अपनाया है। अरस्तु के बारे में बारकर का कथन है। बारकर के अनुसार अरस्तु की रचनाएं समीक्षात्मक एवं सतर्क है, उसमें कल्पना की उड़ान नहीं, यथार्थ का पुट है। अरस्तु की रचनाएं समीक्षात्मक है। समीक्षात्मक का मतलब क्या है? परीक्षण की हुई है। एवं सतर्क है यानी तर्क के साथ में है। उसमें कल्पना की उड़ान नहीं, यथार्थ का पुट है। इसका मतलब क्या है कि अरस्तु की जो रचनाएं हैं, अरस्तु के जो सिद्धांत है, वो वास्तविकता से संबंधित है, उनमें कोई कल्पना नहीं है। अब जानते हैं सामान्य परिचय। अरस्तु प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक है। उसकी रचना पॉलिटिक्स का प्रारंभ इन शब्दों से होता है। निरीक्षण से हमें पता चलता है। इन शब्दों से एक महान अनुभववादी के रूप में अरस्तु की ख्याति उजागर होती है। अरस्तु जो है पाश्चात्य जगत का या फिर राजनीति शास्त्र का प्रथम वैज्ञानिक कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि उसने सर्वप्रथम वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग जो है राजनीति में किया था, और साथ ही अरस्तु ने राजनीति को नीति शास्त्र से अलग बताया था, एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में स्थापित किया था। और उसके जो रचना है, उसकी मुख्य रचना है पॉलिटिक्स, है ना। पॉलिटिक्स उसकी एक ग्रंथ है, किताब है, जिसकी शुरुआत इन शब्दों से होती है। निरीक्षण से हमें पता चलता है। ये जो शब्द लिखे हुए हैं, निरीक्षण से हमें पता चलता है, इन शब्दों से ही अरस्तु के ग्रंथ की शुरुआत होती है, जो बताता है कि अरस्तु एक अनुभववादी था, वो निरीक्षण को महत्व देता था। अरस्तु की अध्ययन पद्धति मुख्यतः आगमनात्मक यानी कि उद्गमनात्मक, तुलनात्मक, ऐतिहासिक, सोद्देश्य, सादृश्यवाची, विश्लेषणात्मक, यथार्थवादी है, जो विशेष घटनाओं और परिस्थितियों के निरीक्षण के आधार पर सामान्य नियम बनाता है। अरस्तु इन सारी अध्ययन पद्धतियों को अपनाता है और इसी के आधार पर वो किसी विशेष घटना, विशेष परिस्थिति का निरीक्षण करता है। निरीक्षण के आधार पर ही किसी सामान्य नियम को बनाता है। आइए जानते हैं अरस्तु की अध्ययन पद्धति की विशेषताएं। इसे हम अरस्तु की अध्ययन पद्धति की विशेषताएं भी कह सकते हैं, अरस्तु की अध्ययन पद्धति भी कह सकते हैं। दोनों ही चीजों का उत्तर एक ही है। पहला है उद्गमनात्मक अध्ययन विधि। इसे ही हम आगमनात्मक या फिर आगमन विधि के नाम से भी जानते हैं। इसे आगमन विधि और आगमनात्मक विधि भी कहा जा सकता है। अब ये विधि होती क्या है? विशेष घटनाओं से सामान्य नियम निकालने की पद्धति को उद्गमन की पद्धति कहते हैं, यानी आगमन पद्धति कहते हैं। यानी घटना तो बहुत बड़ी है, घटना बहुत विशेष है, पर उसके निरीक्षण के बाद में जो निष्कर्ष निकाला जाता है, जो नियम निकाला जाता है, वो बहुत ही सरल होता है, सामान्य होता है। उदाहरण के द्वारा समझते हैं। कहा जाता है कि अरस्तु ने लगभग 1000 व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक घटनाओं के निरीक्षण, अन्वेषण और सामग्री संकलन के लिए लगाया था। इस सामग्री और निरीक्षण के आधार पर उसने विभिन्न विज्ञानों के बारे में अनेक नियमों का शोध किया। यानी घटना कितनी बड़ी है कि अरस्तु ने अपने शोध करने के लिए, अपने विचारों को प्रकट करने के लिए 1000 व्यक्तियों को काम पे लगाया था कि वो विभिन्न स्थानों पर जाएं, उनकी घटनाओं को देखें, उनका निरीक्षण करें, उनका सामग्री एकत्र करें, सामग्री को संकलित करें, तथ्यों को इकट्ठा करें और लेकर आए, जिसके आधार पर अरस्तु जो है वो शोध कर सके। यानी उसे अपना सिद्धांत देना था, अपने विचार प्रकट करने थे। इसके लिए उसने क्या किया? 1000 लोगों की एक टीम बनाई, व्यक्तियों को नियुक्त किया कि वो जाएं, प्राकृतिक घटनाओं को देखें, उनका निरीक्षण करें और वहां से सामग्री एकत्र करके उसको दे। यानी कि 1000 लोगों को काम में लगाया इसलिए ताकि वो विज्ञान के विषय में शोध कर सके, निरीक्षण कर सके और नए नियमों का निर्माण कर सके। तो ये कौन सी घटना थी? विशेष घटना थी। और नियम क्या निकले? सामान्य। बार्कर ने अरस्तु की आगमन विधि के बारे में कहा है कि इस विधि का सार था निरीक्षण करना तथा संबंधित आंकड़े एकत्र करना, और इसका उद्देश्य था प्रत्येक विचार्थ विषय का कोई सामान्य सिद्धांत खोज निकालना। बार्कर ने एकदम सही कहा है कि इस विधि का सार क्या था? किसी भी चीज का निरीक्षण करो, उससे संबंधित आंकड़े एकत्रित करो। इसका उद्देश्य क्या था कि जो भी विचार करने योग्य विषय थे, उसके बारे में एक सामान्य सिद्धांत को
खोज दो, सामान्य सिद्धांत उसमें से निकाल दो। उदाहरण के लिए अगर हम आगमन विधि का उदाहरण लें, तो हम जनगणना को ले सकते हैं। जनगणना करने के लिए जो है एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई जाती है, बहुत समय लगता है, घर-घर जाकर जो है आंकड़े एकत्रित करने पड़ते हैं। जब रिज़ल्ट आता है तो वो बहुत ही सामान्य होता है, छोटा होता है, इससे हमें पता चल जाता है कि भई डायरेक्ट पता चल जाएगा कि भारत में कुल कितनी जनसंख्या है, कितने स्त्री हैं, कितने पुरुष हैं, कितने राज्य में कितनी जनसंख्या है। यानी जनसंख्या के आंकड़े प्रेज़ेंट हो जाते हैं, जो एक सामान्य नियम है। परंतु उसके लिए जो निरीक्षण किया गया था, उसके लिए जो आंकड़े एकत्रित किए गए थे, वो एक तरीके से बड़े लेवल पर था, यानी विशेष घटना थी। यानी विशेष घटना से सामान्य नियम निकलना, विशेष घटना घर-घर जाकर जो है आंकड़े एकत्रित करना, ये एक विशेष घटना है और उससे सामान्य नियम यानी कि जनगणना का रिज़ल्ट निकालना एक सामान्य-सा नियम हो गया। अरस्तू की दूसरी विधि है ऐतिहासिक विधि। ऐतिहासिक विधि से मतलब क्या है? अपने इतिहास के तथ्यों को काम में लेना, है ना? हमारे से पूर्व लोगों ने जो कुछ भी सिद्धांत दिए हैं, हमसे पूर्व जो कुछ भी घटित हुआ है, उससे सीखना, उसको अपने अध्ययन के अंदर शामिल करना। राजनीतिक चिंतन में ऐतिहासिकता का सहारा संभवतः सर्वप्रथम अरस्तू ने ही लिया था। अतः अरस्तू को ऐतिहासिकता विधि का जनक कहकर भी पुकारा जाता है। अरस्तू द्वारा किए गए राज्य के विकास संबंधी विचार, युद्ध तथा गृह युद्ध संबंधी विचार आदि को पढ़ने से उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि सहज ही में नजर आ जाती है। ऐतिहासिक विधि यानी अपने इतिहास से सीखना, अपने इतिहास को जो है अपने सिद्धांतों के अंदर शामिल करना, उसको ध्यान में रखना। तो अरस्तू ने जो है सर्वप्रथम ऐतिहासिकता का सहारा लिया था अपने विचारों के लिए, इसी कारण जो है अरस्तू को ऐतिहासिक विधि का जनक भी कहा जाता है। और उसके जो बहुत सारे सिद्धांत हैं, यानी राज्य के विकास संबंधी विचार हो गए, युद्ध का विचार हो गया, गृह युद्ध संबंधी विचार हो गए, इन सबको पढ़ने में जो है उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का हमें पता चलता है कि उसने इतिहास से कुछ सीखा है और इतिहास से संबंधित तथ्य जो अपने सिद्धांतों के अंदर शामिल किए हैं। तीसरी विधि है सौद्देश्य विधि। सौद्देश्य विधि यानी कि उद्देश्य के साथ ही काम करना। जो भी अध्ययन किया जाएगा वो उद्देश्य को ध्यान में रखकर करना होता है। यह विधि यह मानकर चलती है कि हर वस्तु या विषय का अपना उद्देश्य होता है, जो उसके विकास और अस्तित्व का कारण होता है। अरस्तू के अनुसार हर वस्तु अपने निर्माण की स्थिति में होती है, वह निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रही होती है। जब वस्तु अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेती है, तभी उसका पूर्ण विकसित रूप स्पष्ट होता है, जो उसकी सच्ची प्रकृति है। सौद्देश्य विधि क्या है? मैंने पहले ही जैसे बताया कि उद्देश्य से संबंधित है। हम हमेशा उद्देश्य के अनुसार कार्य करेंगे। तो अरस्तू भी यही कहता है कि हर विषय, हर वस्तु का एक निश्चित उद्देश्य होता है और हर समय जो है हम अपने लक्ष्य की ओर, अपने उद्देश्य की ओर बढ़ रहे होते हैं और जब हम लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, वही हमारा सबसे विकसित रूप होता है। चौथी विधि है विश्लेषणात्मक विधि। विश्लेषणात्मक का मतलब क्या हो गया कि अरस्तू ने जो भी अध्ययन किया है, उसका विश्लेषण किया है, निरीक्षण किया है, परीक्षण किया है, उसके बाद अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया है। विश्लेषण का प्रयोग जो है अपने अध्ययन के अंदर उसने किया है। अब जानते हैं विश्लेषणात्मक विधि के बारे में। विशेषज्ञों और विद्वानों का कहना है कि अरस्तू ने अपने दर्शन में विश्लेषणात्मक पद्धति को एक प्रमुख विशेषता के रूप में अपनाया है। विश्लेषणात्मक पद्धति में किसी विषय या वस्तु के निर्माणकारी अंगों को अलग करके उसकी जांच की जाती है और तत्पश्चात एक सामान्य नियम की स्थापना की जाती है। विश्लेषणात्मक पद्धति क्या है कि किसी भी वस्तु या किसी भी विषय का अगर हम निर्माण करना चाहते हैं, तो उसके निर्माण के लिए कुछ वस्तुएँ होती हैं, कुछ अंग होते हैं, उन सब का हमको अध्ययन करना होता है, उन सब की हमें जाँच करनी होती है और उसी के आधार पर हम नियम की स्थापना करेंगे, नियम बनाएँगे। एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि अरस्तू ने राज्य के निर्माण और स्वभाव का अध्ययन करने के लिए निर्माणकारी अंग, परिवार और गाँवों का विश्लेषण किया और राज्य के संबंध में निष्कर्ष निर्णयकारी अंग नागरिकों के संदर्भ में निकाला है। अरस्तू ने राज्य के निर्माण और स्वभाव का अध्ययन करने के लिए जो है निर्माणकारी अंग, परिवार और गाँव का अध्ययन किया है और परिवार और गाँव को माना है। उसने निर्माणकारी अंग यानी कोई भी चीज़ बनती है, अगर राज्य बना है तो उसका निर्माण किसी न किसी चीज़ से तो हुआ है। तो उसने वो अंग जो है परिवार और गाँव को माना है, क्योंकि परिवार जो है सबसे छोटा समूह है। कई परिवारों से मिलकर जो है एक गाँव का निर्माण होता है और कई गाँवों से मिलकर जो है एक शहर का निर्माण होता है। कई शहरों से मिलकर जो है एक राज्य का निर्माण होता है। तो राज्य का निर्माणकारी अंग क्या हो गया? परिवार। तो अरस्तू ने राज्य के निर्माण संबंधी अध्ययन करने के लिए जो है सबसे छोटा प्रमुख अंग जो है परिवार को माना है और सबसे पहले परिवार का अध्ययन किया है। उसके बाद
परिवार के बाद में गाँव का अध्ययन, गाँव के बाद में शहर और शहर के बाद में राज्य का अध्ययन किया है, तब जाके पता चला है कि राज्य का निर्माण कैसे हुआ है। राज्य के प्रमुख अंग क्या है? यानी हम जनता से, ऐसा थोड़ी ना ज़मीन का टुकड़ा राज्य है। अगर उसमें कुछ लोग नहीं रह रहे हैं तो वो राज्य नहीं है, ठीक है? राज्य के संबंध में निष्कर्ष निर्णयकारी अंग नागरिकों के संदर्भ में निकाला है। यानी उसने पहले अध्ययन किया है, ये तो उसका अध्ययन था कि भाई राज्य बना कैसे है। अब उसने निष्कर्ष क्या निकाला है कि राज्य का निर्माणकारी अंग क्या है? नागरिक है। उससे भी छोटा अंग, अगर एक नागरिक नहीं होगा तो एक परिवार नहीं होगा, एक परिवार नहीं होगा तो एक गाँव नहीं होगा, और गाँव नहीं होगा तो शहर नहीं होंगे, और शहर नहीं होंगे तो राज्य नहीं होगा। तो उसने क्या बताया है कि सबसे पहले ज़रूरी अंग कौन-सा है? नागरिक। पहले उसने परिवार का अध्ययन किया, गाँव का अध्ययन किया, शहर का अध्ययन किया, राज्य का अध्ययन किया कि इन सब का निर्माण इस सीढ़ी से हुआ है। परंतु इन सब में एक चीज़ मुख्य है, वो है नागरिक। नागरिक के लिए ही परिवार बना है, नागरिक की वजह से ही गाँव बना है, नागरिक की वजह से ही शहर बना है, नागरिक की वजह से ही राज्य बना है। यानी नागरिक जो है उसका निष्कर्ष है कि नागरिकों के संबंध में उन्होंने एक नया सिद्धांत प्रस्तुत किया है। अगली विधि है सादृश्यवाची विधि। अरस्तू ने सादृश्यताओं का उपयोग अपने विचार की स्पष्ट अभिव्यक्ति के लिए किया है। अरस्तू ने प्राणी जगत और चिकित्सा विज्ञान से सादृश्य ढूंढे हैं। सबसे पहले सादृश्य का मतलब जान लेते हैं, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि सादृश्यवाची विधि क्या है और अरस्तू ने उसका किस रूप से प्रयोग किया है। सादृश्य का पर्यायवाची क्या होती है? समानता। यानी किसी भी चीज में तुलना करके समानता निकालना। अरस्तु ने क्या किया है कि राजनीति में अध्ययन तो किया है, परंतु प्राणी जगत और चिकित्सा विज्ञान इन दोनों से उसने सादृश्य ढूंढे। यानी इस प्राणी जगत और चिकित्सा विज्ञान इन दोनों से उसने राजनीति की तुलना की है। सादृश्यवाची विधि का मतलब क्या है कि किसी चीज की समानता कर ली, उससे जो है ना स्पष्टीकरण देने के लिए प्रस्तुत करना। किसी भी दो चीज़ों में हमने समानता कर ली, अगर हम एक चीज़ को समझाना चाहते हैं तो दूसरी चीज़ को हमें उदाहरण के रूप में लेकर स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे अरस्तू ने किया है कि अपने राजनीतिक संबंधित जो विचार है, जो सिद्धांत है, उनको स्पष्ट करने के लिए अरस्तू ने प्राणी जगत और चिकित्सा विज्ञान से कुछ सादृश्य ढूंढे हैं, यानी समानताएं ढूंढ निकाली है। निष्कर्ष, अरस्तू की अध्ययन पद्धति उद्गमनात्मक, वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, सादृश्यवाची, विश्लेषणात्मक, सौदेश्य है। अरस्तू कुछ तथ्यों का अध्ययन करता है तथा उन्हीं तथ्यों से वह निष्कर्ष निकालता है। अरस्तू की अध्ययन पद्धति क्या होती है कि वह पहले किसी तथ्य को समझता है, उसका अध्ययन करता है, फिर उन तथ्यों के आधार पर अपने नए विचार, नए निष्कर्ष निकालता है और सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है। इन शॉर्ट जो है, अरस्तू की अध्ययन पद्धति में क्या विशेषता रही है कि उसने हमेशा किसी न किसी चीज़ का अध्ययन किया है, उसके बारे में निरीक्षण किया है, उसके तथ्य एकत्रित किए हैं, यथार्थ में उसको बनाए रखा है, उसके बारे में उसने विचार किया है और इससे एक सामान्य नियम निकाला है, और तथ्यों का निष्कर्ष जो है एक सामान्य नियम के रूप में निकाला है। उन तथ्यों का प्रयोग जो है अपने अध्ययन के अंदर उसने किया है। तो उसकी अध्ययन पद्धति क्या है? आगमन विधि, ऐतिहासिक विधि, सौदेश्य विधि, विश्लेषणात्मक विधि, सादृश्यवाची विधि, ये सारी उसकी अध्ययन पद्धतियाँ भी है और अध्ययन पद्धति की विशेषताएं भी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को अरस्तू की अध्ययन पद्धतियाँ समझ में आई होगी। अगर आपको अरस्तू की अध्ययन पद्धतियाँ समझ में आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।